अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का नाम लिखा हुआ है ना, देन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना। आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये लगाओगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा ना, क्योंकि आपको इसमें मास की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एच की वैल्यू रखनी है ना, चार्ज की वैल्यू रखनी है। अब ये फॉर्मूला इसलिए ईजी है क्योंकि इसमें सब कुछ रख के सोल्व करा हुआ है ना, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ। हाँ, अपना आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा यहाँ से, तो कोई बात नहीं। उनको मीटर में चाहिए तो आप 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो बताओ मुझे जरा क्या आ रहा है इसका आंसर, है ना। इजी 3.16 एंगस्ट्रॉम। कितना आ रहा है, फिर से बोलो। 3.16 एंगस्ट्रॉम। ओके, और बताओ, और किसी का आ रहा है क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था कि चलो अभी के लिए तो मैंने आपको बोल दिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी ये फॉर्मूला, लेकिन पता है आप जब 12th की फिजिक्स में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला है आपके एज इट इज, और अगले साल है 12th में, है ना। तो पढ़ा हुआ है ना, आपको कहीं बेकार नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आप कहीं आप सोचो मैंने याद तो कर लिया फॉर्मूला, हाँ मेरा तो स्टोरेज फुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा ना। और ये तो बोल ही दिया मैंने आपको, अगले साल ही काम आ रहा है ये। तो देखो क्या हो जाएगा, 150/V। V इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज कहो पोटेंशियल डिफरेंस को एक ही बात है, तो इन्होंने कितना दिया, 15 दिया। ये रूट में, लेकिन ये ध्यान रखना सही से नहीं बना, कोई बात नहीं। तो ये कैंसिल हो गया, है ना। मैंने चला के इजी दी है कैलकुलेशन, तो कितना बचा, √10, राइट। और √10 की वैल्यू भी जस्ट बताई थी मैंने आपको, पाई के इक्वल होती है। बड़ी एंगस्ट्रॉम में आएगा ना। अब उनको आंसर चाहिए मीटर में, तो आप क्या करना, बस दिस इज नो प्रॉब्लम, बोलो। नो सर। चलिए, अब अगर सेम क्वेश्चन होता, ध्यान देना, सेम क्वेश्चन होता और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जगह पता है क्या नाम ले लिया होता, प्रोटॉन नाम लिया होता, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे क्या, मुझे बताओ, 150 वाला। नो नो सर। सर। तब वो ये नहीं लगता, तब कौन सा लगता, तब ये वाला लगता, है ना। ओके, तब आपको चार्ज की वैल्यू रखनी पड़ती। चार्ज तो चलो प्रोटॉन भी सेम ही होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन मास तो बदल गया ना, इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है, तब आपको अलग लगता है ना। चलिए, तो ये तो बातें खत्म हो गई डी ब्रॉय की। अब सुनो भाई, सर प्रोटॉन का मास कितना था? प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 ये होता है केजी। किलोग्राम। किलोग्राम। ओके। न्यूट्रॉन का स्लाइटली ज्यादा होता है, 1.672 था ना, तो यहाँ 1.675 हो जाएगा, और 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं कभी कभी तो। ओके, चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी सीख लेते हैं। तो ये बोर का ये अजम्पशन याद आ रहा है आपको, MVR = NH/2 पाई, बताओ। बोर का अजम्पशन ये याद आ रहा है कि आपको, सेकंड अजम्पशन था बोर का, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो क्या होता है, ये नीचे n लिख दिया तो NH शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे कंफ्यूज मत होना। सर इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। ठीक कहा था उन्होंने कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। ऐसा बोर ने कहा था, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो इस फॉर्मूले को डिराइव इन्होंने करा था, कि इन्होंने मिस्टर डी ब्रॉय ने प्रूव करा था इसको। तो कभी पूछा जाता है ये कि एक्सप्लेन द बोर सेकंड assumption विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉयस प्रिंसिपल। तो छोटा सा डेरिवेशन है एक लाइन का, तो अपन देख लेते हैं। तो ये मैंने लिख रखा है कि एज वी नो अकॉर्डिंग टू सेकंड assumption ऑफ बोर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो सारी वैल्यूज नहीं ले पाती ना, उसे कहते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है कि इफ एनीथिंग, any quantity is not able to take all possible values, है ना। जैसे पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, 1, 1.1, 1.11, 1.2, 1.23। एक सेकेंड, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है,
चलो थोड़ा बहुत तो आवाज आ ही रही होगी मेरी, है ना। क्लियर आ रही है। अगर कोई भी चीज है ना, कोई भी क्वांटिटी सारी वैल्यूज नहीं ले पाती है, तो उसके लिए एक वर्ड आता है क्वांटाइज्ड, कि वो तो क्वांटाइज्ड है। मतलब वो सिर्फ कैसे वैल्यू लेगी, 1 लेगी या फिर 2 लेगी, 1 और 2 के बीच में कोई सी वैल्यू उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे कि ये तो क्वांटाइज्ड है। बस ये ध्यान रखना आप, है ना। बाकी आप बाद में पढ़ोगे कभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऐसे, है ना। शेल्स की एनर्जी वो भी क्वांटाइज्ड होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी क्वांटाइज्ड होता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी जो क्वांटाइज्ड होती है। तो क्वांटाइज्ड का सिंपल सा वर्ड मीनिंग क्या होता है कि इफ एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल वैल्यूज, कोई भी चीज अगर सारी वैल्यू नहीं ले पाती तो उसे अपन कहते हैं ये तो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ये कुछ सर्टेन वैल्यूज ही रखता है, या तो h/2 होगा, या 2h/2 होगा, या 3h/2 होगा, या 4h/2 होगा। इनके बीच में नहीं होगा कोई भी ऑप्शन। तो समझ में आ गया क्वांटाइज्ड का मतलब। ओके, तो ये तो फॉर्मूला है, अब इसको अपन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो जरा। बाहर कोई ट्रैक्टर आया हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, देखोगे। सर ट्रैक्टर की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही। ओके, मुझे लगा डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ, तो आप लोग तक पहुँच रही होगी। नहीं सर, आपकी क्लियरली आ रही, ट्रैक्टर की नहीं आ रही। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। नॉइस कैंसिलेशन। अच्छा हाँ, ये बाहर का नॉइस नहीं पकड़ता फिर ज्यादा। चलिए, अब पहले एक छोटी सी तो बात समझिए। कॉलर माइक में हाँ हाँ, कॉलर माइक भी। उसमें फिल्टर भी है ना। हाँ, फिल्टर है ना। यस सर। चलो पहले थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं समझाता हूँ इस चीज को, है ना। कि डी ब्रोय ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन्स इन द वेव फॉर्म। भाई डी ब्रोय ने तो प्रूव करा कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होता है, वेव फॉर्म में होता है। और उन्होंने निकाली भी थी वेव कैरेक्टर, लैम्डा निकाली, एंड दैट वाज कंसीडरेबल। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है ना, तो वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं होता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो वेव के फॉर्म में होता है। मतलब कॉन्सेप्ट ही बदल दी उसने सारी, अब तक जो पढ़ रहे थे वो अलग था, और इन्होंने कहा नहीं ऐसा होता ही नहीं है, वो पार्टिकल नहीं होता है, वो तो जैसे वेव ट्रेवल करती है ना, वैसे ही ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सुननी तो पड़ेगी इनकी बात। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन्स इन वेव फॉर्म। ओके, सेम एज अ स्टैंडिंग वेव ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब ये थोड़ी नई चीज है आपके लिए। अब ये जो स्टैंडिंग वेव लिखा है ना मैंने एक वर्ड यहाँ पर, ये अभी मैं आपको थोड़ा सा ही समझा पाऊंगा, बाकी आपके चैप्टर है पूरा फिजिक्स में वेव्स के ऊपर, है ना। स्टैंडिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव, बहुत सारी टाइप की वेव्स पढ़ोगे आप उसके अंदर। तो स्टैंडिंग वेव देखो कैसे प्रोड्यूस होती है, जो घूम फिर के वापस वहीं आ जाए, उन्हें कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। ये मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, है ना, मैं कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। तो देखो, ये रस्सी बांधी आपने एक यहाँ पर, है ना, और यहाँ से आपने उस रस्सी को पकड़ लिया ना, ये अपना हाथ, हाथ तो मुझसे बनेगा नहीं, कोशिश करता हूँ मैं। चलो, हाथ जैसे कुछ दिख रहा होगा, है ना। एक रस्सी यहाँ पर बांध दी और उसका आप जर्क देते हैं ऐसे। ठीक है, एक रस्सी है यहाँ पर बंधी हुई है ना, ये रोप मान लो, कुछ भी रस्सी है ना, यहाँ बंधी हुई है रस्सी, है ना। ये कोई सॉलिड, कोई दीवार टाइप से है कुछ भी। अब इस रस्सी को आप यहाँ से जर्क दोगे ना, झटका दोगे, तो पता है रस्सी में एक वेव बनेगी। ऐसा डेली लाइफ में आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, बोलो। आपने यहाँ से यस झटका सर। दिया रस्सी को ऐसे ऊपर नीचे, तो ऐसी वेव बनेगी इसमें। अब ये वेव पता है यहाँ टकराएगी और वापस ये लौट आएगी ऐसी, मतलब ऐसे जाएगी वापस घूम के ऐसे आ जाएगी। तो ऐसी वेव जो टकरा के वापस उसके ओरिजिनल सोर्स, मतलब वहीं पर आ जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो सच काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। ये इनको स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। अब देखो, एक बहुत ही अच्छी बात हमारे क्लियर होगी, हमारे बड़ी डिस्टरबेंस बन नहीं हो रहा है। याद है मैंने आपको कल कहा था कि वेव्स हमेशा मोशन में होती है। जनरली अपन को लगता है कि वेव घूम फिर के कभी वापस ही नहीं आती, अपन ऐसे ही सोचते हैं क्या?
हम ये सोचते हैं कि वेव है ना, एक बार सोर्स से निकल गई ना तो वो डिसअपियर हो जाएगी, वो वापस सोर्स की तरफ आएगी नहीं, है ना। जैसे साउंड वेव्स है, अपन ने एक बार बोला तो वो साउंड एक बार कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। सर वो होता है ना साउंड वेव में कुछ जैसे खाई वो जैसे एको जगह होता पे है, हम वो चिल्लाते एको तब। बार ही आता है, मैं समझ गया आपकी बात। वो जो एको आता है उसी को कहना चाह रहे होंगे आप। वो थोड़ी देर बाद आता है, या सन से ट्यूबलाइट से जो भी लाइट आ रही है ना, रेज आ रही है, वो एक टाइम बाद तो डिसअपियर हो जाती है ना, ऐसा थोड़ी घूम के वापस सन पे चली गई टकरा के, ऐसा नहीं होता है। लेकिन देर आर सर्टेन वेव्स, ऐसी वेव्स होती है जब आप आगे पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे, कि जो यहाँ से गई और वापस टकरा के उसी जगह वापस आ जाती है, तो ऐसी वेव होती है स्टेशनरी वेव। तो जो इलेक्ट्रॉन जो वेव रखता है ना, वो यही वाली वेव रखता है। कौन सी वाली वेव रखता है? स्टेशनरी वेव के फॉर्म में चलता है इलेक्ट्रॉन। यानी और वेव क्या होती है भाई? वेव इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी निकालता है ना, वो किस फॉर्म में रिलीज करता है? स्टेशनरी वेव के फॉर्म में। तो वो एनर्जी गई, बाहर निकली और वापस इलेक्ट्रॉन के पास ही आ गई, ऐसे। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर घूमता है ना, तो उसके एनर्जी में कमी क्यों नहीं आती? क्योंकि उसने एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है? वो स्टेशनरी वेव के फॉर्म में, और वो घूम फिर के वापस उसी के पास आ जाती है। समझ गए क्या? यस सर। स्टेशनरी का इतना सा मतलब याद रखो कि जो वापस ट्रेवल करके सोर्स के पास फिर से आ जाए, है ना, टकरा के वापस में उसी के पास आ जाए, है ना, जो डिसअपियर नहीं होती है। ऐसी वेव्स जो कभी भी खत्म नहीं होगी, है ना, वो वापस वहीं आ जाएगी सोर्स के पास टकरा के। तो ये बात इन्होंने कही यहाँ तक। फिर क्या कहा इन्होंने कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो स्टैंडिंग वेव बनती है ना, वो कैसे बनती है उसको इन्होंने समझाया, क्योंकि इनको फिजिक्स थोड़ी अच्छे से आती थी ना, डी ब्रॉय को, तो इन्होंने ये बात समझाई। तो अभी आपने पढ़ी तो है नहीं स्ट्रिंग के अंदर वेव्स कैसे बनती है ना, ये आप पढ़ोगे, आपके चैप्टर आएगा फिजिक्स में तभी पढ़ोगे। तभी तो अपन एक बात ध्यान रख लेते हैं कि इन अ स्ट्रिंग द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड when the total distance traveled by the wave from one end to another is either 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, ऐसा होता है। मैं समझाता हूँ इस चीज को। देखो ये मैं मान लेता हूँ, ये तो समझ में आ गया, रस्सी को बांधने के लिए कोई भी सॉलिड वो हो गया, है ना, सॉलिड कोई दीवार हो गई है, तो वॉल मान लो इसको, और ये लेंथ में मान लेता हूँ। ओके, ये सीधी लाइन नहीं खींच पाया मैं, है ना। मान लेते हैं ये लेंथ है ना 1 लैम्डा है, या 2 लैम्डा के बराबर है। ये लेंथ कितनी मान लेता हूँ मैं? 2 लैम्डा के, 2 वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप रस्सी को जर्क दोगे ना, रस्सी को, ये हाथ ही नहीं बन रहा मुझसे तो, ठीक है, ये पता नहीं क्या बना दिया मैंने, ठीक है, हाथ है ये, ठीक है, दिस इज हैंड। ओके, तो बड़ा अजीब सा बन गया, हाथ ही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से रस्सी को आपने जर्क दिया, तो पता है ये लेंथ अगर 2 लैम्डा के बराबर है तो वेव बन जाएगी। तो 2 लैम्डा कब होती है? ये एक सिंगल लैम्डा। तो बताओ 2 वेव्स बन गई क्या? यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 वेव, और यहाँ से ले यहाँ तक 1 वेव। तो ये लेंथ किसके बराबर है? 2 लैम्डा के बराबर है। बोलो। यस मतलब सर। वेव यस तभी सर। बनेगी जब जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस इसके मल्टीपल में होगा, या तो 1 लैम्डा के बराबर हो, या 2 लैम्डा के बराबर हो, या 3 लैम्डा के बराबर हो। ये कंडीशन होती है ना, जब आप पढ़ोगे ना कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, तब आपको और 5 ध्यान रखना। अभी तो थोड़ा सा याद ही रख लो, क्योंकि डिटेल अपन पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अपना सब्जेक्ट नहीं है ये, है ना। तो चलो याद ही रख लो आप सीधा कि स्टेशनरी वेव कब बनेगी? जब डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? या तो 1 लैम्डा, या फिर 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, सो ऑन। यानी इंटीग्रल होना चाहिए, लैम्डा का इंटीग्रल होना चाहिए। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? लैम्डा का इंटीग्रल, और लैम्डा का इंटीग्रल को क्या बोलते हैं अपन? एन लैम्डा। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सी लाइन याद रखनी है आपको? कि डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। ऐसे बोल दो, या तो ऐसे बोल दो कि डिस्टेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ऐसे कह दो, या फिर ऐसे बोल दो कि डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में चल रहा है, सॉरी न्यूक्लियस क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन जब कहाँ शेल्स के अंदर रिवॉल्व करता है, तो ये जो ऑर्बिट होते हैं सर्कुलर है,
और जब ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा तो मुझे बताओ, एक साइकिल जब वो ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस अपन r मान ले, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक साइकिल में, ये बताओ मुझे। एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, r रेडियस का शेल अगर है ये तो 2 pi r. इट्स 2 पाई r। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है ये। यही तो होती है सर्कमफेरेंस, यही डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का मतलब ये थोड़ी हर बार d होगा, यहाँ डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, 2 पाई r के बराबर आएगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना, अगर इसमें वेव बनेगी स्टेशनरी वेव, तो वो कितनी वेव्स बनेगी, या वो लैम्डा के मल्टीपल्स के फॉर्म में बनेगी। समझ में आई बात? देखो एक बार फिर से देख लो। स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द टोटल डिस्टेंस, तो अभी टोटल डिस्टेंस अपन क्या मान ले, देखो फर्स्ट शेल है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई r, अगर सेकंड शेल है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r2, सेकंड शेल की रेडियस है ना। थर्ड शेल में घूम रहा है तो क्या हो जाएगी 2 पाई r3। तो अगर मैं इन जनरल मान लूं कि वो nth शेल में घूम रहा है तो रेडियस nth रेडियस हो जाएगी nth शेल की। तो ये डिस्टेंस हो गई क्या, बताओ मुझे, इज इट डिस्टेंस, है ना। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth का मतलब मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाटएवर, ओके। और जब वो nth ऑर्बिट में घूमेगा तो वहां पर कितनी लैम्डा बनेगी, कितनी वेवलेंथ बनेगी, n लैम्डा। ये वाली बात समझ में आई आपको? Yes sir. बस अब ये बस ये समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया। आप बाकी मैं बोल सकता था आप डायरेक्टली लिख लो कैसा होता है ना। बाकी फिर भी मैंने थोड़ा सा कोशिश करी है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये याद रखो क्योंकि इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बार ये लिख लिया आपने तो बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इस लैम्डा की जगह क्या लिख दें अपन, h/mv, दिस वी नो फ्रॉम द डी ब्रॉय प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस लैम्डा की जगह h/v लिख दिया, ये लिख दिया, चलो h/mv लिख दिया, देखो ये रहा। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इस mv को तो क्या कर रहे हैं अपन, mv को तो उधर ले जा रहे हैं और 2 पाई को नीचे लेके आएंगे, है ना। एक बार यहाँ तक नोट करा है क्या, पहले बताओ मुझे आप लोगों ने, ये नोट कर लिया क्या? नो सर। तो जल्दी करो जरा यार, एक बार जल्दी से नोट कर लो। अभी नीचे रिजल्ट बस आने वाला है इसका, डेरिवेशन इंटीग्रल। सर कल कितने बजे रहने वाला है क्लास? हाँ कल अपन है ना सुबह रख लें क्या ऐसे या शाम को रखें, क्योंकि मैं कम से कम 2 घंटे क्लास रखूंगा और ये चैप्टर फिनिश और से क्वेश्चन आंसर भी कराई दूंगा। सर सुबह रख लो। सुबह रखें, कितनी बजे रखें बताओ, 7 बजे रख लें क्या? यस सर, स्टेट अर्ली से मॉर्निंग मटे रख की लो। पूछ रहे हो क्या यस आप? सर। नहीं स्टेटसोमीटर की नहीं, इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर वालों की। अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर्स बच गया ना अभी, तो वो पढ़ाऊंगा मैं इनको। तो सुबह सुबह रख लें 7 बजे, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, हो जाएगा। भाई संडे है लेकिन क्या करें, सुबह पढ़ लेंगे तो शाम को सेलिब्रेट कर लेना संडे। हाँ यस सर। हाँ, प्रॉब्लम किसी को? आयुष, देवयानी, मानस, सुबह 7 बजे में कोई क्लास थोड़ी है अभी, अभी तक तो फिक्स हुआ नहीं ना कोई टाइम आपके 7 No, बजे sir. का। ठीक है, तो अपन कल सुबह 7 बजे नहीं सर, पढ़ेंगे, नहीं हुआ. है ना। मैं क्या थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है ना, बट कोई बात नहीं। आप लोग है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप रिवाइज कर लो तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, है ना। जितना स्लोली पढ़ते हैं ना वो चीज ज्यादा टाइम तक याद रहती है ना, और कुछ नहीं है। ये कर दिया मैंने, व्हाट डिड दिस। सुबह 7 से 9 ना कल? हाँ कल 7 से 9, 7 to 9। ठीक है, सुबह सुबह बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है ना, आप एक बार ट्राई करना, पढ़ के देखना। बस ये नोट कर लो जल्दी से। अभी जो डायग्राम है ना, ये जो मैंने बना रखा है, ये पता है फिजिक्स की बुक का ही है आपका, 12th की फिजिक्स की बुक का डायग्राम है ये, मैंने वहीं से चुराया है इसको।
ये बताओ मुझे, इसके अंदर कितनी लैम्डा दिख रही है आपको? ये जो गोल, ये सर्कल ये बना हुआ ना, इसमें कितनी लैम्डा दिख रही है आपको? बताओ मुझे, गिन के बताओ कितनी वेवलेंथ। वेवलेंथ पहचानते हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ गया तब जाके एक वेवलेंथ होगी, ये यहाँ से यहाँ तक। सर 4। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई 2, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4, ऐसे मतलब ये 4th शेल में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूमेगा ना उतनी ही वेवलेंथ ट्रेवल करेगा। तो कभी पूछे फर्स्ट शेल में कितनी वेवलेंथ ट्रेवल करेगा, तो 1 लैम्डा, सेकंड शेल में 2 लैम्डा, बस। या सिंपली ऐसे पूछे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन 3 लैम्डा के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो बताओ कौन सी शेल में? तो सीधा आंसर गए 3rd शेल में। चलो नोट कर लो फटाफट से। सर हाँ बोलो। सर ये डी ब्रॉगली ने ऐसा कहा है कि ये मतलब शेल के अंदर ये चलती है वेव के हाँ, तरह वेव ही चलती है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहता है? वेव के फॉर्म में रहता है। ऐसे दिखा रखा ना डायग्राम, ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन। सर तो ये सही है क्या थ्योरी? मैं क्या कह रहा हूँ, अपन कुछ चीजें किसी की सही मानते हैं, कुछ चीजें किसी की सही मानते हैं ना, तो ये ज्यादा सही है, ये इन्हीं की सही है, डी ब्रॉय की। बोर ने कहा था ना फिक्स्ड घूमता है सर्कुलर पाथ में, वो गलत है। लेकिन अपन इसका ये नहीं कि बोर की थ्योरी को याद ही नहीं करे, कि कुछ फिनोमिना उससे भी तो एक्सप्लेन हो रही है ना। आप तो बायो के स्टूडेंट हो, आपको तो पता होना चाहिए ना कि वो कैसे, देखो क्या बोलते हैं उसको, टेक्सोनॉमी, और वो होती है ना कैसे एवोल्यूशन होता है। तो अपन सारी थ्योरीज हाँ पढ़ते सर, नहीं पढ़ते हैं, ये थोड़ी कि पढ़ते हैं लास्ट सर। वाली थ्योरी पढ़ ली, स्टार्टिंग वाले को सबको डिलीट कर दिया सिलेबस से, है ना। क्योंकि हर थ्योरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए कुछ में कुछ कमियां होती सर है। मैं तो सर मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सर वो फिर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसलिए सर मेरे को थोड़ा अलग सा लगा। नहीं, शेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है ना, फिक्स 2D पाथ में नहीं, फिक्स नहीं हाँ होती सर। उसकी पोजीशन। ये भी हाइजेनबर्ग इसके सपोर्ट में आया था ना, कि इलेक्ट्रॉन को यस अपन सर। वो बनाते ना डायग्राम की, ये 1s ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ तक है, वो गलत है। फिक्स बाउंड्री होती नहीं है उसकी। वेव कभी फिक्स रहेगी क्या? वेव तो आगे पीछे नो होती रहती सर। है थोड़ी बहुत। ये भी थोड़ा और आगे आएगा ये वाली चीज। मतलब अपन इलेक्ट्रॉन को फिक्स लोकेट नहीं कर सकते कहाँ पर होगा, क्योंकि वेव को आप लोकेट नहीं कर सकते। जैसे आप वेव को देखने जाओगे, यहाँ पर रही, इतने में तो वेव वहां से आगे बढ़ जाएगी। चलो ये नोट कर लिया यहाँ तक। सर ये डायग्राम भी बनाना है? बना लो, बनाना चाहो तो, बनाना चाहो तो बना लो। अब देखो ये प्रूव हो गया फॉर्मूला, बस m और v को उधर लेके चले गए, है ना, और 2 पाई को नीचे लेके आ गए, तो ये आ गया बोर की सेकंड असम्पशन प्रूव हो गई। मैं थोड़ा इसको ऊपर ही ले आता हूँ, रुको। ठीक है, अब सही है। तो यही तो है बोर की सेकंड असम्पशन। तो कभी आ जाए ना प्रूव करो, तो आप बस ये इसको सेंटेंस में याद, ये इतनी सारी कहानी आपको याद नहीं रखनी है, समझ गए? कोई जरूरत नहीं आपको इतना सारा लाइन याद रखने की, ये तो समझाने के लिए थी हमारे लिए। आप तो बस ये याद कर लेना कि जो सरकमफेरेंस होती है ना, वो n लैम्डा के बराबर होती है। nth शेल की सरकमफेरेंस n लैम्डा के बराबर है, बस ये लाइन याद कर लेना और बस ये प्रूव कर देना। बस फिर लैम्डा की जगह h/v पुट कर देना बस, और mv को उधर भेज देना, 2 पाई को नीचे ले आना, बस 3 लाइन में प्रूव करना है। आपको ये कहानी नहीं लिखनी इतनी सारी। कभी आ जाए ना एग्जाम में कि प्रूव करो बोर सेकंड असम्पशन विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉय प्रिंसिपल, तो नो नीड टू राइट सच होल थिंग्स। आपको इतना सा लिखना है ना कि 2 पाई r n लैम्डा के इक्वल होता है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रखना, इस पे भी न्यूमेरिकल है। चलिए भाई, तो ये बोर क्या, सॉरी, ये डी ब्रॉय से रिगार्डिंग मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया A to Z, है ना। वैसे ज्यादा ही पढ़ा दिया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ काम आएगा आपके कहीं ना कहीं। चलिए, अब अपने पास क्या बचता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बचता है ना, और बस इसका सिग्निफिकेंस, दैट्स इट। तो अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पहले पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं समझाऊं, है ना।
तो उससे क्या होगा, मैं थोड़ा जल्दी समझा पाऊंगा आपको, है ना, फिर नोट करने का टाइम बच जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हाइजेनबर्ग इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और इसको नोट करना है आज का आज ही। आपको समझ में नहीं आया तो भी नोट करना है, अगली क्लास में बहुत जल्दी समझा दूंगा, नोट करके रखना है ना। ले लिया सर। ठीक है, फिर इसका सिग्निफिकेंस, फिर इसके सिग्निफिकेंस का भी ले लो। हब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जल्दी करो, है ना। इसको भी ले ठीक लिया सर। प्रूव करेंगे ना, डी ब्रोय की तरह प्रूव करने वाला है इसको अपन भी, है ना। ये भी छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लगता है, बड़े के ऊपर लगता है, लाइक दिस। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी सी, है ना। लास्ट की लाइन नहीं आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। बस इसका वो ले लो लास्ट, ठीक है। इन 3 पेज का कॉपी करना, है ना। थोड़ा पेशेंस रख के कॉपी करना, नहीं समझ में आए तो भी पेशेंस बनाए रखना, है ना, कॉपी करना है ना, क्योंकि कल सुबह तो आपको समझ में आ ही जाएगा ये। तो कल सुबह अपन 7 बजे पढ़ेंगे ना। और सुनो, मैं कोई आईडी अलग से सेंड नहीं करूंगा, ये जो आज जब आईडी थी ना अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली, इसी आईडी से लॉगिन करना आप सुबह, ठीक है। मैं अलग से मैसेज नहीं करूंगा, सुन लिया। ठीक है सर। तो यहीं पर है सभी, यस सर। सुबह 7 बजे इसी आईडी से ज्वाइन कर लेना, है ना। तो कल सुबह इसका क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं चैप्टर की। यस सर। और वो डी ब्रोय को एक बार दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि कल हो सकता है अपन न्यूमेरिकल भी करें चैप्टर इनसाइड आपकी बुक से, है ना। आज यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। सर सुना सर। हाँ हाँ बोलो। सर आपने बोया का बोला था ना, कॉलर माइक का इसका हाँ अच्छा है हाँ करके आपने, हाँ, तो इसको ये पहनने का तरीका कैसे, आप एक बार बता दोगे मुझे? कॉलर माइक कॉलर पे लगाना है, और यहाँ आपने यहीं हाँ पे वो लगा। पता है सर, पर वो बिट नहीं रहा ठीक से। इसमें वो आता है ना, वो क्या बोलते हैं, क्लिप आती है इसमें तो। हाँ वो क्लिप लगाई हुई है, फिर भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है वो माइक लगाते तो समय। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आवाज कम ज्यादा नहीं होगी उससे? आप चेक कर लो ना 2-3 बार ऑन ऑफ करके, एक बार मतलब रिकॉर्ड करके चेक कर लो आवाज को, सही वो आ रही नहीं आ रही है ना। ओके। तो चेक कर लो क्लिप लगा के। अब इसकी पोजीशन तो क्या डिपेंड करती है, कभी थोड़ा पास कभी दूर, ऐसे अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है। तभी तो मैं आपसे बार बार पूछता रहता हूँ आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही। तो ये क्या खुद को पता नहीं चलता, वो तो सामने वालों को पता चलेगा कि सही आवाज आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है। सर लीव कर लें? हाँ बिल्कुल। और सर आप माइक के साथ हेडफोन कैसे कनेक्ट करते हो फिर हमसे बात करने के लिए? नहीं, वो तो मेरे स्पीकर में आवाज आ रही है, आपका स्पीकर है ना, उससे आ रही है मेरे पास आपकी आवाज। अच्छा आपने कनेक्ट नहीं किया हेडफोन कुछ? नहीं, कोई हेडफोन कनेक्ट नहीं है, मैं ओके। से सुन रहा हूँ मैं तो, और सही आवाज आ रही है मेरे पास। थैंक यू सर। अब तो सस्ता हो गया बोया का, मैं लिया था मेरे, अभी परचेस करोगे तो शायद सस्ता आ रहा है। सर कर लिया परचेस सर, आई गेस मेरे को ये आया 1500 में आ गया शायद से। कितने में? 15 या फिर 12 में आया था, मुझे एक बार चेक करके बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लेना, कोई बात नहीं, तो रेट्स बदलती रहती है इनकी का इलेक्ट्रॉनिक। अमेजोन से आपने कहाँ से मंगाया था? हाँ मैंने भी वहीं से मंगाया था। हाँ मेरा भी अमेजोन से आया था, गेस 12 में पड़ा था मुझे। चलिए मैं कल यस सर। थैंक यू सर। ओके।